बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स। आज मैं फिर यूसुफ खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज आ, मैं उसी जगह से कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पे लास्ट लेक्चर था। ईल्ड में हमने थ्योरेटिकल और एक्चुअल ईल्ड के बारे में बात की थी, परसेंटेज ईल्ड के बारे में भी बात की थी, लेकिन लास्ट में हमने कंक्लूड किया था कि एक्चुअल ईल्ड जो प्रैक्टिकल होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, वो क्यों कम होता है थ्योरेटिकल ईल्ड से। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बातें इस पे करना चाहता हूं। अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है या उससे कोई अंदर एमसीक्यूज इनसे बनाए जाते हैं तो आपको पता हो कि वो कौन से फैक्टर है जहां एक्चुअल ईल्ड कम किया जाता है और थ्योरेटिकल ईल्ड तो मैंने बताया था कि वो मैक्सिमम होता है। वो किसी भी कंडीशन, किसी भी नेगेटिव फैक्टर उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, तो लिहाजा वो मैक्सिमम रेंज होता है। अब एक्चुअल ईल्ड जो है, जो रियल में बनता है, वो मैक्सिमम को नहीं पहुंचता है। कोई ज्यादा करीब आता है, कोई थोड़ा दूर होता है। लेकिन सवाल आज ये है कि वो कौन से फैक्टर है जो एक्चुअल ईल्ड को कम करते हैं। तो मैं आज ये क्वेश्चन करता हूं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, वाई यूजुअली actual yield is less than theoretical yield। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, व्हाई थ्योरेटिकल यील्ड इज मोर देन एक्चुअल यील्ड। तो ये भी ठीक है। दोनों क्वेश्चंस का एक ही मतलब है। तो मैं आज इस पे बात करता हूं कि वो कौन से फैक्टर हैं। नंबर फर्स्ट, रिवर्सिबिलिटी इन अ रिएक्शन। यानी ये फैक्टर में से है कि अगर रिवर्सिबिलिटी हो रिएक्शन में तो फिर एक्चुअल यील्ड जो है कम होता है। तो मैं यहां रफ एरिया बना लेता हूं ताकि आपको पता हो। ये रफ है। देखिए, अगर ये रिएक्शन हम ले लें, सपोज ए ले ले और इससे बी बनता हो, तो देखिए बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। सपोज अगर आपने इसको इनिशियली 100 ग्राम लिया है और आप ये समझते हैं कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, यानी जाता है प्रोडक्ट में, तो फिर तो ठीक है। 100 ग्राम लिया है तो अगर ये पूरा जाए तो 100 ग्राम ये मिलेगा। लेकिन अगर इस रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी है तो ये कुछ वापस आएगा। तो कुछ वापस आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 100% इसमें नहीं कन्वर्ट होता है, यानी इस रिएक्शन से 100% प्रोडक्ट नहीं बनता है। जब ये नहीं बनता है, इसका मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम पे सपोज अगर इसका कोई 7 ग्राम है एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम पे इसके 7 ग्राम रहते हैं, तो इसका मतलब हुआ ये कितने ग्राम बनेंगे? 93 ग्राम। और हम एक्सपेक्ट कितना करेंगे? हम तो 100 एक्सपेक्ट करेंगे कि बस ये अगर 100 है तो वो भी 100 बनेगा। तो मेरा मतलब ये है कि जितने इस रिएक्शन में अगर रिवर्सिबिलिटी है, यानी ये वापस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इतना प्रोडक्ट कम करता है, तो जो रियल में आप बना रहे हैं, एक्चुअल बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपका कम होगा। सो वन रीजन ये है कि किसी रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी हो। तो ये भी आपको पता हो, अगर किसी रिएक्शन में ज्यादा रिवर्सिबिलिटी हो तो उतनी ही एक्चुअल यील्ड में कमी आएगी। ठीक है, बिलावल भुट्टो की कहावत है, जब बारिश ज्यादा होता है तो पानी ज्यादा आता है। समझ आ रही बात? तो जब भी रिवर्सिबिलिटी ज्यादा हो, जितनी रिवर्सिबिलिटी में ज्यादा है, तो उतना क्या होगा? उतना रिएक्टेंट मोर होगा, यानी रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा वापस आएगा, तो एक्चुअल यील्ड क्या होगा? कम होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब दूसरी बात जो है, नंबर टू फैक्टर ये है, देखिए सुन ले, पैरेलल रिएक्शन या साइड वाइज रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन या साइड वाइज रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में
मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दोबारा ले लूं तो आपको समझ आ जाएगी बात। अगर आप यहां से ये बनाते हैं बी, आपका मेन प्रोडक्ट कौन है? बी है। लेकिन अगर आप इनके 100 ग्राम ले ले, ठीक है, और आप इसकी भी एक्सपेक्टेशन करेंगे 100 ग्राम, लेकिन अगर इससे साइड वाइज पैरेलल कोई सी बनता हो, सपोज क्या बनता हो? सी। अब चाहे इस सी के मिकदार बहुत कम क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो बनता है। अगर ये बनता है, सपोज 100 में से 98 ये बनता है, तो 2 तो ये बन जाएगा। अगर ये 2 ग्राम बन गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें इससे कम हुआ। अब हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, हमारा मेन प्रोडक्ट तो यही है, हमें इसी का पता है, ये हम जानते हैं, इसका हमें पता है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो जब इसके बारे में हमें पता नहीं है, हम तो बी कैलकुलेट करेंगे, उधर से अंदाजा लगाएंगे कि ये इतना बन गया, लेकिन क्या होगा? कम बनेगा, क्योंकि कुछ मिकदार इसके किसी और प्रोडक्ट में गया है। तो इसी तरह मेरा मतलब है कि जब किसी रिएक्शन में साइड वाइज प्रोडक्ट बनता हो, या पैरेलल रिएक्शन होता हो, या बाई प्रोडक्ट बनता हो, तब भी ये मेन प्रोडक्ट को कम करते हैं। और हम जो मेन प्रोडक्ट को जानते हैं, उसको हम इंस्ट्रूमेंट पे एनालाइज कर सकते हैं, जानते हैं, हमें उनका पता होता है, दूसरे का पता ही नहीं होता है, या हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इसको एनालाइज नहीं करते हैं, वो इसके लिए फिट नहीं होता है, तो लिहाजा वो हमसे मिस हो जाता है, और जो हम प्रोडक्ट हासिल करते हैं वो कम रह जाता है। So this is another factor which reduce main product यानी actual yield. Factor number third, dear student, कभी कभार चेन रिएक्शन लॉन्ग चेन रिएक्शन पहले मैं समझा देता हूं कि चेन रिएक्शन क्या होता है, और फिर ये समझ ले कि चेन रिएक्शन मेन प्रोडक्ट को क्यों कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरी बात भी आप समझ गए। तीसरी बात यह है कि कभी कभार चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन से मतलब यह है कि अगर ए से बी बनता है, बी से सी बनता है, सी से डी बनता है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं और हमारा प्रोडक्ट यह होता है। अब आपको इतना पता हो कि अगर इसमें स्टेप ज्यादा आ गए तो ठीक है, तो ये अगर आप 100 ग्राम ले लें, तो जब यहां पहुंचेगा तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि उधर मिकदार जाए। यानी अगर आमतौर पर ये रिएक्शन एक स्टेप में होता है, ए से डी, 100 में से सपोज अगर 95 उधर मिल जाता है, 95 मिल जाता है, तो अगर ये मल्टी स्टेप में कर लेता है तो 95 से भी कम मिलेगा। मिसाल के तौर पर 85 या 80 मिलेगा ग्राम। तो अब क्या वजह है कि ये कम हो जाता है? चेन बड़ा हो, रिएक्शन में स्टेप ज्यादा हो, तो उतना ही फाइनल प्रोडक्ट कम क्यों होता है? देयर आर सेवरल रीजन। देखिए, पहली बात तो ये है, सुन ले, कि अगर आपने इसको इधर रिएक्ट किया तो आप तो रिवर्सिबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर इधर रिवर्सिबिलिटी हो तो 100 में से 5 ग्राम ये रह जाता है, तो ये कितना बनेगा? 95। फिर इसी तरह आप यहां रिवर्सिबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हो तो यहां 5 ग्राम पे रह जाएगा। सपोज ये 5 में अपने तरफ से लेता हूं, 5 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो ये कितना बनेगा? 80 बन जाएगा, और 5 टोटल 95 था, 5 यहां रह गया और बाकी उधर चला गया। इसी तरह अगर इस स्टेप में रिवर्सिबिलिटी हो तो 80 में से 5 सपोज ये रह गया, और बकाया जो है 85 इधर चला गया। अब आप देख ले, तो जितना हम चेन बढ़ाते हैं उतना फाइनल प्रोडक्ट को कम मिकदार पहुंच जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है। जैसे हमारे मुल्क में अगर गवर्नमेंट कोई चीज बना लेती है, ठीक है, सपोज कोई सड़क है, कोई पुल वगैरह बनाते हैं, तो एक तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जहां से पैसे उनको रिलीज होता है बजट, उधर उनसे कटौती होती है, टैक्स वगैरह जो भी है। उसके बाद जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके हाथ में आ जाता है, वो उनसे कमीशन ले लेते हैं, 15-20% तो वो का लेते हैं मुफ्त में। उसके बाद
जैसे कि वो अपने उसके जेब से गए हैं, हालांकि वो कौम का पैसा होता है, और वो उनमें मुफ्त में जो है कमीशन ले लेते हैं, ये उनका काम ही नहीं है। उसके बाद जब वो ले लेते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, तो फिर उनका जो कंसर्न अदारा है, टीएमए होता है या जो भी होता है, तो वो क्या करते हैं, वो जिसको कॉन्ट्रैक्ट देता है उनसे पैसे ले लेते हैं, उनसे ले लेते हैं, मतलब उन पैसों से अगर नहीं ले सकते, अलाउड नहीं है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उनसे लेते हैं। तो वो जब ले लेते हैं, कंट्रैक्टर को आ जाते हैं। कंट्रैक्टर जो है वो क्या करते हैं, वो कभी कभार वो ठेका जो है किसी और पे बेच देता है डायरेक्ट, तो 5% 10% उनसे का लेते हैं, वो का लेते हैं, नेक्स्ट कंट्रैक्टर को आ जाते हैं। तो वो नेक्स्ट कंट्रैक्टर क्या करता है, वो जब काम करते हैं तो उनमें से वो फिर जो है मुनाफा करते हैं। तो वो जो उनके पास 60% जो या 70% रह चुका होता है, उनका हाफ जो है वो कमा लेते हैं, वो इससे भी हाफ ज्यादा, और हाफ वो लगा लेते हैं। यानी आपके काम पे 30% 35% लग जाता है, बाकी ऊपर ऊपर चला जाता है। तो इसलिए तो हमारे रोड सब कुछ का हाल यही है कि उनको एक्चुअल अमाउंट नहीं पहुंचता है, और कंट्रैक्टर भी ये सोचता है कि ऐसा बना ले कि 2 साल 3 साल बाद दोबारा बनाना पड़े, क्योंकि उनका ये धंधा है, इनका ये काम है। या कुछ कभी कभार ऐसा भी होता है, जो कंट्रैक्टर उसको मिल जाता है, वो सब कंट्रैक्टर मजीद किसी और कंट्रैक्टर को दे देते हैं। मसलन पानी का ठेका एक को देता है, कंकरिया वगैरह के है उनका ठेका किसी और को देता है, लेबर का किसी और को देता है। तो जब उनसे कमा लेता है, वो आगे कमा लेता है, तो आपके काम पे जस्ट 20-30% जो पैसा होता है वो खर्च हो जाता है। तो इसलिए उनकी क्वालिटी लास्ट आखिरी बदतरीन दर्जे के हो जाती है। तो ये मेरा इसलिए मैंने मकसद दे दिया कि इस तरह के वो अमाउंट कम हो जाता है। तो इस तरह जब ये यहां से यहां जाता हो तो बीच में अमाउंट कम हो जाता है। तो दिस इज आल्सो अनदर फैक्टर। नंबर 4, impurities in reactant। अगर रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स, मिसाल के तौर पर जो आपने रिएक्टेंट लिया है, आप तो समझते हैं, सपोज मैं एक मिसाल ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आपने तो ये लिया है 100 ग्राम, कितना लिया है, सपोज 100 ग्राम लिया है। आप समझते हैं कि तो 100 ग्राम है और कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। अगर इसमें कोई इम्प्योरिटीज है, सपोज अगर इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट को ही इसमें तोला है। 100 ग्राम जो है वो कंबाइंडली दोनों है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला के 100 ग्राम है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट तो 100 ग्राम नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर अगर 2% कोई और है, तो वो 2% से तो ये नहीं बनते हैं ना, तो बाकी 98% से ये बनेंगे। तो जब ये 98 ग्राम हो एक्चुअली, और आपने 100 ग्राम हिसाब किया है, तो आपके पास इधर प्रोडक्ट भी कम आएगा, 98 के हिसाब से आएगा। समझ आ रही बात? तो दिस इज अनदर फैक्टर व्हेन यू हैव इम्प्योरिटीज इन योर रिएक्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है डियर स्टूडेंट, कंडीशन ऑफ रिएक्शन। कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कभी कभार ये होता है कि आप रिएक्शन को जो कंडीशन देते हैं वो सफिशिएंट या एक्यूरेट नहीं होते हैं कि वो आपका रिएक्टेंट पूरा के पूरा या सही कन्वर्ट करे किस चीज में, प्रोडक्ट में। तो क्योंकि रिएक्शन कंडीशन पे भी डिपेंड करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज करते हैं तो एक खास टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, खास प्रेशर पे ज्यादा अच्छा डिकम्पोज होगा। लेकिन अगर वो प्रॉपरली ना दे सके, मेंटेन ना कर सके, तो फिर क्या होगा, फिर उनके प्रोडक्ट में कमी आ सकती है। दिस इज अनदर फैक्टर। फैक्टर नंबर 6, फैक्टर नंबर 6 जो है मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस मैं सिंपल अल्फाज में समझा दूं, ठीक है। अगर सपोज आप एक बीकर में कुछ सोल्यूशन ले ले, यहां तक बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, बहुत आसान है। देखिए, जब आप इस बीकर में ये सोल्यूशन ले ले या सॉल्वेंट ले ले, अगर आप इस बीकर से दूसरे बीकर में डालते हैं, तो बहुत ही आप जानते हैं कि उसी लिक्विड का, उसी सॉल्वेंट का कुछ मिकदार वाल के साथ, बीकर के वाल के साथ रह जाता है। पूरा की पूरा पानी एक बीकर से दूसरे बीकर में नहीं आता है। वो बीकर जो जिसे आप डालते हैं,
उसके साथ चमट जाता है और गीला हो जाता है तो कुछ मिकदार वहां रह जाते हैं, तो क्या हुआ, वो तो जाया हुआ। तो दिस इज लॉस, दिस इज वन वे वेयर वी कैन लॉस द सैंपल। दूसरा, अगर ये आप रखे 5 मिनट रखे, 100 मिनट रखे, 1 घंटा रखे, तो उस दौरान इवापोरेशन तो होता है, इवापोरेशन तो स्टॉप नहीं होता है, तो उस दौरान जो इसमें कमी आएगी, साइंस तो ये कमी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर हम इनको इग्नोर करते हैं वो अलग बात है, लेकिन कमी तो आई है ना। तो वो जो मिकदार में कमी आती है, दिस इज अनदर वे। इसी तरह अगर आप फिल्टर पेपर पे डाल ले, फिल्टर पेपर पे अगर आप इसी को सोल्यूशन है डाल ले, नीचे लिक्विड चला जाता है, ऊपर प्रेसिपिटेट फिल्टर पेपर पे रह जाता है। तो हम जब इस फिल्टर पेपर से वो सॉल्यूट, वो प्रेसिपिटेट अगर जुदा करते हैं, तो 100% हम जुदा नहीं कर सकते, कुछ उस पेपर के साथ चमट के रह जाते हैं, दिस इज लॉस। इसी तरह अगर कोई हवा वगैरह उनको ले जाते हैं, तो ये सारे जो मैं बता रहा हूं, ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड मैकेनिकल लॉसेस। नंबर 7, कुछ जगहों पे पर्सनल एरर भी हो सकता है। पर्सनल एरर, सपोज अगर आप कैलकुलेशन में गलती करें, नापने तोलने में गलती करें, अगर आपको आपसे वहां गलती हो जाती है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो आपके एक्चुअल यील्ड में कमी ला सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, दीज आर ऑल दीज फैक्टर्स विच डिक्रीजेज एक्चुअल यील्ड। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं और वो सिर्फ इन चीजों को याद करते हैं कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन उनको जानते नहीं है कि ये क्यों एक्चुअल यील्ड को कम करते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी एमसीक्यूज, अच्छा एमसीक्यूज हम बना लेते हैं, तो इनके अंदर में सब जब बात करते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर स्टूडेंट नहीं समझते हैं। आप एमसीक्यूज के लिए मेरा इसी यूट्यूब चैनल में जो फर्स्ट चैप्टर है स्टाइशियोमेट्री, उसके एमसीक्यूज भी मैं सॉल्व कर चुका हूं, आप वो भी साथ दे सकते हैं। और वो ही एमसीक्यूज आपके साथ फिजिकल मौजूद होने के लिए और वहां हैंड्स एंड सोल्यूशन दी है, वो आप चैंपियन सीरीज मेरे किताब से देख सकते हैं। 7th एडिशन अभी मार्केट में चल रहा है और इंशाल्लाह अनकरीब अभी 8th एडिशन आ जाएगी, क्योंकि अभी एफपीसी एग्जाम के बाद जो फौरन आपका ईटा या केएमयू टेस्ट है, और इंशाल्लाह उसके लिए उससे पहले पहले ईद से पहले इंशाल्लाह ये खुशखबरी आपको मिल जाएगी, तो नई किताब आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 7th एडिशन है तो वो भी ठीक है, फिलहाल आप इन्हीं को फॉलो कर ले, उसमें मैंने ये सॉल्व कर चुके हैं, इन पे एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, टेक्निकल बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यूज है, मुश्किल नहीं है, अगर आप इनको समझते हैं तो ठीक है, मेडिकल के लिए जाने के रास्ते हैं। लेकिन अगर नहीं समझते हैं तो फिर समझ लें कि आपके अंदर कोई कमी है, उसको टेस्ट देने से पहले पहले दूर कर दे। इसके अलावा मेरा चैनल जो है ये स्टूडेंट के लिए है, आपको पता है ये कोई और किस्म के चैनल नहीं है जिसमें गाने बजाने, म्यूजिक इधर उधर हो जो आपका टाइम ज़ाया करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप भी स्टूडेंट हैं, अगर आप इनसे फ़ायदा लेते हैं तो अगले स्टूडेंट्स को भी इसको प्रमोट कर दें, इनको शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे फ़ायदा ले लें। इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम आऊँगा, आपका जितना हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा। डेफिनेटली इंसान है, बहुत सारे काम होते हैं, ये नहीं है कि मैं बिल्कुल सिर्फ यही काम है मेरा, बहुत सारे काम है, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। लेकिन आप पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप इस चैनल को लोगों तक पहुंचाए, जिसके पास ये मोबाइल है, ताकि वो भी इस मोबाइल से कुछ ना कुछ पॉजिटिव फायदा ले रहे। वैसे तो लोग एंटरटेनमेंट सब कुछ देखते हैं यहाँ मोबाइल से, लेकिन म्यूजिक वगैरह, लेकिन कुछ ना कुछ अगर आपके फ्री टाइम है और आप जहाँ रिलैक्स हो, वहाँ अगर आप लेक्चर को देखते जाए तो स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।